गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है फर्स्ट बुक ज्ञान तथा पाठ्यक्रम में। नेक्स्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि पाठ्यक्रम अनुसंधान में शिक्षक की क्या भूमिकाएं होती हैं और उसके संग बाह्य अभिकरण जो जुड़े होते हैं वो अपने कार्य कैसे करते हैं। उसके अंतर्गत हमारे 6 पॉइंट हो चुके थे, उसमें आधा हमारा बाकी रह गया था, वो आज हम कंप्लीट करेंगे। 7वां पॉइंट है हमारा संगोष्ठी एवं पाठ्यक्रम अनुसंधान। संगोष्ठी होती है, इसका मीनिंग होता है कि पाठ्यक्रम अनुसंधान में संगोष्ठी का भी अपना एक योगदान होता है। ये क्या होता है, जो संगोष्ठी होती है जो पाठ्यक्रम होता है उसका आपस में घनिष्ठ संबंध होता है। ये क्या करते हैं कि जो विद्यालय स्तर है, पंचायत स्तर है, जिला खंड है, ये सब उस पर अपना कार्य करते हैं और जो पाठ्यक्रम संबंधित शिक्षा की जो समस्याएं होती हैं उनको भी इसके अंतर्गत हल किया जाता है और पाठ्यक्रम को ऐसा बनाया जाता है कि इसमें छात्रों की रुचि, बौद्धिकता आदि को ध्यान में रखा जाता है और पाठ्यक्रम को पूर्ण रूप से रुचिकर बनाने का इसमें योगदान दिया जाता है। क्योंकि जब पाठ्यक्रम में शिक्षक विभिन्न प्रकार के अनुसंधान कार्य करता है, रिसर्च करता है, तो क्या होता है कि पाठ्यक्रम में अनेक नई चीज़ों का विकास होता है और शिक्षक उन छात्रों को पढ़ाता है। तो क्या होता है कि छात्रों को पाठ्यक्रम संबंधी रुचि तो उत्पन्न होती है, संग में उनका बौद्धिक स्तर भी होता ही है। तो जो संगोष्ठी है उसको क्या करते हैं कि विभिन्न स्तर पर आयोजित करते हैं। विद्यालय स्तर पर भी आयोजित कर सकते हैं, जिला स्तर पे भी कर सकते हैं और खंड स्तर पे भी कर सकते हैं। इसका अलग अलग जगह अपना अपना एक महत्व होता है और इसके माध्यम से जो नई तकनीकी होती हैं उनका उपयोग भी हम शिक्षण कार्य में कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारी संगोष्ठी और पाठ्यक्रम अनुसंधान। 8वां पॉइंट है हमारा नवाचार एवं पाठ्यक्रम अनुसंधान। ये नवाचार का पाठ्यक्रम अनुसंधान में क्या योगदान है। तो शिक्षक द्वारा इसमें क्या होता है कि शिक्षक द्वारा शैक्षिक समस्याओं को ज्ञात किया जाता है। इस प्रकार अनुसंधान करते करते जो शिक्षक होता है वो क्या होता है, निपुण हो जाता है। तो इसमें अनुसंधान ऐसा किया जाता है, बार बार शिक्षक क्या करता है, अनुसंधान रिसर्चिंग करता है पाठ्यक्रम के ऊपर। तो क्या होता है कि वो उसकी इतनी आदत हो जाती है अनुसंधान करने की कि वह उसमें निपुण होता चला जाता है और जो इसके जो बाह्य अभिकरण है इसका भी पूरा इसके अंतर्गत योगदान होता है। तभी तो पाठ्यक्रम में क्या होता है, निर्माण होता है। तो और छात्र क्या करते हैं कि इस अपनी जो समस्याएं हैं वो शिक्षक को बताते हैं और शिक्षक उसका समाधान भी इसके द्वारा करता ही है। इसमें है हमारा 9th पॉइंट स्वयंसेवी संगठन एवं पाठ्यक्रम अनुसंधान की जो एनजीओ है या स्वयंसेवी संस्था है उसका पाठ्यक्रम अनुसंधान में कितना योगदान है। तो ये क्या करती है, ये संगठन अपनी जो गतिविधियां होती हैं उसके लिए वह स्वतंत्र होती हैं। क्यों? क्योंकि जब वो कोई भी कार्य करती है उसके लिए स्वतंत्र होती है। क्यों? क्योंकि वो कुछ भी काम कर सकती है। और जो स्वयंसेवी संस्थाएं होती है वह विद्यालय से कनेक्ट होती है, यानी विद्यालय में आना जाना इनका लगा रहता है और ये जो खुद के जो अनुभव होते हैं ये अपने विद्यालयों में बांटती हैं और साथ ही साथ नवीन तथ्यों की खोज करके पाठ्यक्रम को आधुनिक बनाने का कार्य करती है। और शिक्षक भी क्या करता है कि नई तकनीकों की खोज करता है, जिससे क्या होता है कि पाठ्यक्रम का जो स्वरूप है एक नया हो जाता है और छात्र को पढ़ने में उसमें रुचि उत्पन्न होती है और छात्र का धीरे धीरे कक्षा अनुसार भौतिक स्तर भी ऊंचा होता जाता है। तो ये होती है स्वयंसेवी संस्थाएं। तो
स्वयंसेवी संस्थाओं का विद्यालय स्तर पर भी बहुत बड़ा योगदान होता ही है। ये जो हमारे जो कार्य होते हैं विद्यालय में, या कोई प्रोग्राम होता है, सांस्कृतिक कार्य होते हैं, उनमें भी पूर्ण रूप से ये स्वयंसेवी संस्थाएं वहाँ पर आती हैं और अपने किए हुए कार्यों को शिक्षकों को बताती है, विद्यालय संगठन को बताती हैं, जिससे क्या होता है कि शिक्षक भी उनके द्वारा कहे गए अनुभवों को शिक्षक भी अपने व्यवहार में, अपने पाठ्यक्रम शिक्षण में उतारता है और छात्रों को उन अनुभव के आधार पर ही अध्यापन कार्य करवाता है। ये है स्वयंसेवी संगठन। अब हमारा 10वां है कि शोध संस्थाएं एवं पाठ्यक्रम अनुसंधान। जो शोध संस्था है, जो अलग अलग जो शोध कार्य करते हैं, वह संस्था कितना योगदान है। तो ये क्या होती है, ये संस्थाएं, जब शोध संस्थाएं होती हैं, जब वह शैक्षिक क्षेत्र में कार्य करती हैं, तो उसको लाभ क्या होता है, शिक्षक को अधिक मिलता है। क्यों? जब शोध कार्य करेगी तो शिक्षक को उसमें उसका योगदान देना पड़ता है, यानी शिक्षकों को उसमें अधिक सहायता मिलती है। और वो जो सहायताएं हैं वो क्या करते हैं, अनेक शिक्षकों को बांटते भी हैं। तो समय समय पर शोध करने से क्या होता है कि शिक्षक में एक पाठ्यक्रम संबंधी अध्यापन जब कार्य करता है, उसमें नई तकनीक का उपयोग वे करता है और समय समय पर शोध करना भी अनिवार्य हो जाता है। शोध संस्थाओं में क्या होता है, पाठ्यक्रम संबंधी समस्याओं का भी समाधान किया जाता है और शिक्षक को अन्य शोध करने के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे क्या होता है कि शिक्षक वो शोध कार्य करने में लगे रहते हैं और एक पाठ्यक्रम को नवीन रूप में विकसित करते हैं। और साथ ही साथ जब शोध संस्थाएं जो होती हैं, उनके साथ साथ जो भी बाह्य अभिकरण है, जैसे हमने नेक्स्ट टॉपिक में 6 पॉइंट पढ़े थे, और जैसे नवाचार है, संगोष्ठी है, स्वयं संस्था है, राजनीतिक संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, ये सब क्या है, बाह्य अभिकरण है, जो पाठ्यक्रम को पूर्ण बनाने के लिए इनका भी महत्वपूर्ण इसके अंदर योगदान होता है। अब हमारा 10वां पॉइंट है राजनीतिक संस्थाएं। जो राजनीतिक संस्थाएं होती हैं वह सरकार में सम्मिलित होती हैं। सरकार क्या करती है, जो शिक्षक अनुसंधान करते हैं, जो शोध कार्य करते हैं, उन्हें पुरस्कार प्रदान करती है और उन्हें प्रेरित करती है कि आप शोध कार्य करते जाइए। और इससे क्या होता है कि शिक्षक की भी मन के अंदर शोध कार्य करने की भावना उत्पन्न होती है। जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, आजाद थे, वे क्या थे, देश के राष्ट्रपति थे। उन्होंने भी क्या करा कि शिक्षक और छात्रों को अनुसंधान कार्य करने के लिए प्रेरित करते गए और उन्होंने पूरा योगदान इस राजनीतिक संस्थाओं में अनुसंधान करने में लगा दिया। क्या होता है कि जो राजनीतिक संस्थाएं होती हैं वे बस शोध कार्य करने के लिए ही प्रेरित करती है, चाहे शिक्षक हो चाहे छात्र हो, ये शोध कार्य इसके अंतर्गत होते हैं। 12वां है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संस्था एवं पाठ्यक्रम अनुसंधान। जो विश्व बैंक है, शिक्षा के जो क्षेत्र है उसके अंतर क्या होता है, जो विश्वविद्यालय होते हैं उसमें ये क्या विश्व बैंक क्या करती है, ऋण उपलब्ध करवाती है और शिक्षकों को शिक्षण अधिगम सामग्री देने के लिए वे धन भी प्रदान करती हैं, जिससे क्या होता है कि वे नई तकनीकों या नई शिक्षण सामग्री से शिक्षक क्या करे, अध्यापन कार्य करवाता है, जिससे क्या होता है कि छात्र को पढ़ने में रुचि उत्पन्न होती है। और जब ये संस्थाएं वे धन जब उपलब्ध करवाती हैं तो इसके साथ साथ क्या होता है कि जो पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो भी समस्या है उसका निदान भी इसके अंतर्गत किया जाता है। और जो प्राथमिक है, उच्च माध्यमिक जो विद्यालय होते हैं उनमें भी शिक्षण सामग्री के लिए ये धन उपलब्ध करवाती है, जिससे शिक्षण सामग्री को सरल स्वरूप अच्छा बनाया जाए, जिससे छात्रों को पढ़ने में कोई कठिनाइयां ना हो। साथ ही साथ इसमें क्या होता है कि जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं वह क्या होते हैं, उनके पास बहुत पैसा होता है तो वह भी इन पैसे को इन अनुसंधान में ही लगाते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में ही लगाते, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में पैसा लगाना
उत्तम माना जाता है। आपने देखा होगा कि सब क्षेत्र को जब जो इंसान अमीर होता है, अगर वो शिक्षा के क्षेत्र में पैसा लगाता है, पैसा खर्च करता है, विद्यालय में करता है, तो वह अच्छा रहता है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ कहीं ना कहीं उपयोग में ली जाती है। छात्र, जो गरीब छात्र होते हैं, वो पढ़ सकते हैं। तो क्या करना है, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो और भी जो लोग होते हैं, उन्हें सारा पैसा का शिक्षण के क्षेत्र में ही लगाना चाहिए। जिससे क्या होता है कि जो बेचारा गरीब लोग हैं, जो विद्यालय में पढ़ नहीं सकते हैं, वो वहाँ पर शिक्षण कार्य ले सके और शिक्षक द्वारा वहाँ पे अध्यापन कार्य करवा सके। तो जो उसके साथ साथ जो नए नए अभिकरण हैं, उनका संबंध भी पूर्ण रूप से, जो मैंने अभिकरण पढ़ाए हैं आपको 12, वो सारे अभिकरण शिक्षा से संबंधित ही होते हैं। शिक्षा से ही सब अभिकरण जुड़े होते हैं। इन अभिकरण द्वारा ही पाठ्यक्रम का विकास होता है, अनुसंधान करते हैं शिक्षक। क्यों? ये बहुत अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा इनका संचालन किया जाता है और ये अत्यंत ही आवश्यक होता है। तो ये थे हमारे पाठ्यक्रम अनुसंधान में शिक्षक की भूमिका। और शिक्षण की जो भूमिका तो होती है, साथ साथ इसके संग जो भी बाह्य अभिकरण होते हैं, उसका पाठ्यक्रम अनुसंधान में क्या योगदान है, ये हम आज पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आपका ये गृह कार्य है कि पाठ्यक्रम अनुसंधान में शिक्षक की भूमिका व बाह्य अभिकरण को समझाइए।